हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 का रेशियो एनालिसिस चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें मैं लिक्विडिटी रेशियो बताऊंगा। उसके अंदर दो रेशियो आते हैं, एक करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो, जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं और क्विक रेशियो भी बोलते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें यहाँ पे बताएं कि इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, इसके अंदर दो रेशो होते हैं लिक्विडिटी रेशो में। एक पहला रेशो होता है करंट रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़, इसमें जो दूसरा रेशो होता है उसे लिक्विड रेशो बोलते हैं। ये होता है लिक्विड रेशो और इसका फार्मूला होगा लिक्विड एसेट्स और यहाँ पे नीचे सेम करंट लायबिलिटी, जैसे लायबिलिटी उसमें थी वैसे ही लायबिलिटीज़ इसमें रहेगी, वही चीज़ें। देखिए, इस तरीके का रेशो जो है, अब टीचर्स आपको बताते हैं कि करंट रेशो में करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर देंगे तो इस टू में रेशो निकल आएगा। तो वो तरीका तो बताना ही बताना है, लेकिन इसको बेसिकली बहुत ही स्टार्टिंग से आपको समझाना है कि रेशो चैप्टर है क्या, रेशो क्यों निकाला जाता है, और रेशो का पूरा बेसिक बताना है कि रेशो में क्या चीज़ों को देखते हैं, किसका रिलेशन देखते हैं। तो इसके लिए स्टार्टिंग से बिल्कुल डिटेल में बताना पड़ेगा। अगर मैं भी यहाँ पे करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं वो सब लिख दूँ, करंट लायबिलिटी में लिख दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो वो कोई फ़ायदा नहीं उससे। अगर आपको कायदे से यहाँ पे देखना है तो मैं बेसिकली इसको स्टार्ट करने वाला हूँ कि रेशो चैप्टर एक्चुअल में है क्या। देखिए, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि रेशो में क्या देखा जाता है। जैसे दो कोई आइटम है, दो कोई अमाउंट है, दो कोई चीज़ें हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है तो उसी को रेशो कहा जाता है। तो रेशो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए कि दो कोई पर्सन है, एक का नाम है राम और एक का नाम है मोहन। ये दो कोई पर्सन है। जैसे मान लीजिए कि इनका वे किया तो इनका वेट आया है, तो राम का वेट है यहाँ पे 90 kg और मोहन का वेट आया है 45 kg। अब इनके बीच में यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं, यानी कि अनुपात देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए, इनके बीच में रिलेशन ये है कि 90 kg राम का वेट ऊपर लिखा, 45 kg यहाँ पे इनका मोहन का वेट नीचे लिखा, 45 1 ज़ा 45 2 ज़ा। तो इनके बीच में रिलेशन हुआ 2:1। ये एक रिलेशन यहाँ पे 2 में आ जाता है, यानी दो चीज़ों के बीच में आपस में रिलेशन क्या है। तो एक रिलेशन, जो फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे हमने बताया, तो वो इस 2 में बताया। चलिए दूसरी चीज़ फिर यहाँ पे कर रहे हैं। ये राम है और ये सेकंड है मोहन। फिर वही वेट लिख देते हैं कि इनका 90 kg वेट है और इनका 45 kg है। अब यहाँ पे 90 यहाँ लिखते हैं, 41 यहाँ लिखते हैं। अब 45 नीचे लिखते हैं, तो 45 को 1 जो लिख रहे थे वो इग्नोर कर देते हैं, 45 2 ज़ा, तो ये सिर्फ 2 में लिख देते हैं, तो ये आएगा 2 टाइम। तो एक रेशो हमारा टाइम में आता है। ये वाला इस 2 में आया और ये वाला रेशो मेरा टाइम में आया। अब देखिए थर्ड वे क्या है, तीसरा मेथड क्या है रेशो निकालने का, कि यहाँ पे राम लिखा और यहाँ पे मोहन लिखा। अब राम का वेट यहाँ पे 90 kg था, तो ये 90 kg कर दिया। मोहन का वेट 45 kg था। अब कोई भी चीज़ किसी में भी परसेंटेज में यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 45 यहाँ लिखा, ये 100 किया, मतलब इनका इन पे रिलेशन ले सकते हैं या इनका इन पे ले सकते हैं, बात एक ही है। और ये 90 kg यहाँ लिखा, इनका जब निकाला तो यहाँ पे ये परसेंटेज 50% आया और इनके हिसाब से तो 100% हो जाएगा, ये इसका हाफ होगा। तो तीसरा यहाँ पे रिलेशन परसेंटेज में निकला। तो रेशो यानी दो चीज़ों के बीच में आपस में रिलेशन होता है। तो पहला तरीका क्या होता है कि हम इस 2 में निकाल सकते हैं। सेकंड वे है कि हम उसे टाइम में निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका है हम उसे परसेंटेज में निकाल सकते हैं।
तो रेशो एनालिसिस चैप्टर में बहुत अलग अलग रेशो हैं, कोई इस टू में निकलता है, कोई टाइम में निकलता है, कोई परसेंटेज में निकलता है यानी परसेंटाइल में निकलता है। तो अब लिक्विडिटी, अब यहाँ पे जो रेशो चैप्टर होगा जो 12th है, तो वो अकाउंट आप पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट में ये वेट एट का तो कोई मतलब है नहीं। तो एसेट्स का जो है लायबिलिटी पे रिलेशन निकलेगा, इक्विटी का लायबिलिटी पे निकलेगा, यानी लायबिलिटी ही लायबिलिटी पे रेशो निकलेगा। अलग अलग तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं, तो प्रॉफिट का सेल पे रेशो निकलेगा। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि कौन सा आइटम पे किस पे रिलेशन निकालना है। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लिक्विडिटी रेशो। देखिए, लिक्विडिटी मतलब होता है तरलता। तरलता मतलब होता है कि कौन सी चीज़ मेरी कैश में कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए पहले तो हम रेशो लिख देते हैं, फिर इसका बेस बताते हैं कि ये रेशो किस लिए निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट रेशो आता है तो वो होता है करंट रेशो। यहाँ पे ये 1 डाल दें, तो इसमें फर्स्ट रेशो होगा करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला होता है, ये S2 में निकलता है। करंट रेशो का फार्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज़। देखिए, करंट एसेट्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि करंट एसेट्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। करंट एसेट्स एक हमारा जो ऑलरेडी लिक्विड कैश में कन्वर्ट होता है। करंट एसेट्स की यहाँ पे डेफिनेशन बता दें कि करंट एसेट्स वो होती हैं कि जो 1 साल के अंदर यानी क्लोजिंग डेट में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो मेरी करंट एसेट्स होती हैं। एक्चुअल में ये करंट एसेट्स की 2 थ्योरी होती हैं। एक थ्योरी ये है कि करंट एसेट्स उसे बोलते हैं कि जो एसेट्स 1 साल में लिक्विडिटी यानी कि कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। और फिक्स एसेट्स उसे हम बोलते हैं कि जिसका हम बिज़नेस नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिज़नेस में हमने लैंड परचेज़ करी है, बिल्डिंग परचेज़ करी है, फर्नीचर परचेज़ किया हुआ है, मशीनरी लिया हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट लिया हुआ है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिज़नेस को रनिंग करने के लिए हैं, ऑपरेट करने के लिए हैं, ना कि सेल करने के लिए हैं। करंट एसेट्स हमारा डीलिंग ऑफ बिज़नेस से बन के आता है, यानी कि गुड्स से बन के आता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 5 लाख रुपीज़ का गुड्स लिया। अब 5 लाख में क्लोजिंग डेट तक की 1 लाख का गुड्स मेरा अनसोल्ड रहा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो 1 लाख का गुड्स मेरा कहाँ से बन के आया, जो मेरा अनसोल्ड गुड्स हुआ है। और 4 लाख का जो गुड्स हमने सेल कर दिया, तो 4 लाख के गुड्स में 2 लाख कैश सेल्स किया और 2 लाख हमने क्रेडिट सेल्स किया। तो 2 लाख का जो कैश हमने सेल्स किया, तो बिज़नेस के अगर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो वो भी करंट कैश है मेरा, और जो कैश रखा वो भी कैश है। या उसमें कुछ पार्ट के लिए हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें मेरी डीलिंग ऑफ बिज़नेस यानी कि गुड्स से बन के आती हैं, जिसका हम डील कर रहे हैं, जिसका ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका बिज़नेस कर रहे हैं। अकाउंटिंग बेसिक की मेरी फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो वीडियो है वो इसी के बिहाफ है। उसमें मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मेरा डीलिंग ऑफ गुड्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है। वो वीडियो तो चलिए आप देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन उतना डीपली करूँगा तो उसी के ऊपर वीडियो पूरी बन जाएगी। तो इन शॉर्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो करंट एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएँ। अब मैंने अभी आपको बताया कि 5 लाख का फिनिश गुड्स है, 1 लाख का उसमें क्लोजिंग स्टॉक है, यानी क्लोजिंग डेट तक की जो गुड्स अनसोल्ड रहा है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और 2 लाख का गुड्स मेरा सेल हो गया जो कैश में कन्वर्ट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, और बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, कैश बचा कुछ। ठीक है, उसके बाद जो अभी 2 लाख का गुड्स है तो वो हमने क्रेडिट सेल्स किया। जब क्रेडिट सेल्स करेंगे तो डेटर्स क्रिएट होंगे, और डेटर्स को मोटिवेट करने के लिए अगर उनके ऊपर कोई बिल ड्रॉ किया जाता है तो वो बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मेरी करंट एसेट्स होती हैं। देखिए, करंट एसेट्स में कन्फ्यूज़न ये होता है कि 1 साल के अंदर जो चीज़ें कैश में कन्वर्ट हो जाएं। तो करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा वो है जो 1 साल में गुड्स नहीं बिका, लेकिन वो तब भी उसको करंट एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो करंट एसेट्स की कैटेगरी में वो चीज़ें आती हैं जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएँ। अब अगर क्लोजिंग डेटर्स मेरे क्या होते हैं कि जिनसे पैसे हमें मिलना बाकी रह गए हैं,
तो कैश में कैसे वो 1 साल में कन्वर्ट हो गए, तो करंट एसेट्स की कैटेगरी में कैसे वो आ गए। एक्चुअल में डीलिंग ऑफ गुड्स यानी कि मतलब डीलिंग ऑफ बिजनेस, जो चीज़ें गुड्स से क्रिएट होती हैं वो करंट एसेट्स ही होती हैं। और ये जो चीज़ें बाकी रह गई हैं, जैसे क्लोजिंग डेटर्स बाकी रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक बाकी रह गया है, बीआर का अमाउंट मिलना बाकी रह गया है, तो ये चीज़ें 1 साल के नेक्स्ट ईयर जब बनेगा तो उसके कुछ मंथ में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसको जो है मतलब करंट एसेट्स ही माना जाता है एक तरीके से देखा जाए। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश, इसे कैश इन हैंड भी बोल सकते हैं, कैश बैलेंस भी बोल सकते हैं, बैंक बैलेंस हो सकता है, तो इसको खाली बैंक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इसके और भी नाम होते हैं, जो जो नाम होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे भी, और कौन कौन से नाम होते हैं। तो ये बैंक हो गया। बैंक के बाद यहाँ पे है इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, ये इन्वेंट्री हो गई। इसके बाद होता है यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल हो गया। ट्रेड रिसीवेबल के बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम यहाँ पे हो गई। शॉर्ट टर्म लोन एंड डिपॉजिट, अगर खाली शॉर्ट टर्म लोन लिखा रहता वो करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आता। इतनी चीज़ें मेरी करंट एसेट्स होती हैं। अब देखिए इन सब चीज़ों की यहाँ पे ज़रा सा बेसिक बताते जाएं कि क्या क्या चीज़ों की क्या मीनिंग होती है, क्या माना जाता है किसको, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो ये कैश है, तो कैश को हमें क्या क्या कहा जाता है। देखिए सबसे पहले कैश है, जो बिज़नेस में कैश पैसा होता है तो ये लिक्विड कैश है, इसे कैश इन हैंड बोलेंगे या कैश बोलेंगे, ठीक है। अब ये कैश के अलावा बैंक लिखा है, बैंक के क्या क्या नाम होते हैं, जो बैंक में पैसा जमा है, तो इसे कैश एट बैंक भी कह सकते हैं या कैश इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। इक्विवेलेंट मतलब अलग अलग फॉर्मेट में, बैंक में जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, एफडी अकाउंट वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के देखिए क्या नाम होते हैं, इससे स्टॉक बोलते हैं, एक नाम स्टॉक कह सकते हैं। मटेरियल यूज़ होता नहीं है लेकिन इसको मटेरियल भी बोल सकते हैं। स्टॉक हो गया, मटेरियल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, और इसे गुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिजनेस का रिसीवेबल अमाउंट। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, जिसे बोलते हैं बीआर, ठीक है। एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केटेबल का मतलब होता है कि मार्केट में कोई सिक्योरिटी के तौर पे पैसा डिपॉजिट कर देना, उसी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो 1 साल के लिए किया जाता है। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में सब बता चुका हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जैसे मसलन मान लीजिए कि आप सपोज़ करिए कि 2025 से 2026 का अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर का अगर कोई भी ख़र्चा हमने एडवांस दे दिया है तो उसे प्रीपेड बोलेंगे, जो उसके नाम ही से पता चल रहा है। तो ये मेरी एसेट्स होती है, मतलब जिस साल का अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसके आने वाले साल का कोई पैसा एडवांस पेड करना है, इसे पेड इन एडवांस भी बोलते हैं, ठीक है। पेड इन एडवांस, कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पेड किया। इसके बाद एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव, यानी कोई पैसे हमने कमा लिए हैं लेकिन हमें रिसीव नहीं हुए हैं, या रिसीवेबल अमाउंट,
जैसे मान लीजिए कि मेरा 2024 से 25 का अकाउंट है या 2025 से 26 का करंट ईयर का अकाउंट है। जिस साल का अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर का, तो इसी साल का, इसी मतलब साल का कोई अमाउंट हमने अर्न कर लिया है। जैसे हमें यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कहीं भी कोई पैसे डिपॉजिट किए थे तो 10,000 इंटरेस्ट मिलना था, तो 10,000 इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया, लेकिन उसमें से सिर्फ हमें 9500 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यानी 500 मिलना बाकी है। तो जो अमाउंट रिसीवेबल होगा यानी मिलना जो है बाकी होगा, तो मेरी एसेट्स ही होती है। तो ये करेंट एसेट से 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे अक्रूड इनकम बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड डिपॉजिट को ये बोलेंगे कि हमने शॉर्ट टर्म किसी को लोन दिया हुआ है। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म लोन बिल्कुल एक जो है तरीके से है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कहीं कोई हमने बॉन्ड में पैसा लगा दिया, कहीं और पैसा लगा दिया, कंपनीज़ में, बैंक में। और शॉर्ट टर्म लोन एंड मतलब डिपॉजिट ये है कि पर्सनल इंडिविजुअल किसी पर्सन को हमने लोन दे दिया जो 1 साल के अंदर मेरा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेंट एसेट्स मेरी ये होती है जो कैश से कन्वर्ट होती है, जो गुड्स से कन्वर्ट होती है, सारी चीज़ें वो मेरी करेंट एसेट्स होती है। इसकी एक थ्योरी ये भी है कि 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट होने वाली चीज़ें होती हैं, यानी कि लिक्विडिटी, इसका हिंदी में मतलब होता है तरलता। अब अगर हमें कोई गुड्स, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान बाहर से ख़रीदना है तो उसे हम कैश ही तो देंगे, अपने बिज़नेस का फर्नीचर थोड़ी ना दे देंगे। तो हमारे पास बिज़नेस में कैश कितनी है ये देखा जाता है कि करेंट एसेट्स 1 साल में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए करेंट लायबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ये हो गई करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटी में एक होता है क्रेडिटर्स, इसको यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर्स आता है। चलिए यहाँ पे इसको बताते जाएं कि ये है ट्रेड पेबल। ये क्रेडिटर्स है जिनसे कोई गुड्स क्रेडिट परचेज़ किया है 1 साल के लिए, 1 साल के मतलब बेसिस पे लिया हुआ है कि 1 साल के क्लोजिंग डेट में उनको देना है। और जो क्रेडिटर्स को बिल हमने कोई दिया, उनके ऊपर बिल ड्रॉ किया, उन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे लिए वो बिल्स पेबल हो जाएंगे, यानी बिल्स पेबल के ज़रिए हमें उन्हें पैसे देना है, मतलब उनका बिल हमने एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेबल हो जाएगा। तो ट्रेड जो है पेबल, ये 1 साल के अंदर हमें पेमेंट करना होता है। तो ट्रेड पेबल के बाद फिर दूसरी चीज़ होगी बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में फ़र्क होता है। जो बैंक लोन होता है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। करेंट लायबिलिटी की डिफिनेशन ये होती है कि 1 साल के अंदर यानी क्लोजिंग डेट के अंदर जो लायबिलिटी का हमें पेमेंट करना है वो मेरी करेंट लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में डिफरेंस ये होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी करेंट लायबिलिटी होती है और बैंक लोन मेरी नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। अगर कोई भी मर्चेंट है, कोई भी बिजनेसमैन है, तो वो बैंक में कोई भी अकाउंट अगर ओपन करता है तो उसके लिए सबसे सूटेबल अकाउंट हमारा बैंक में करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट हमें फैसिलिटी ये देता है कि जो अमाउंट हमारा बैंक में डिपॉजिट है, अगर क्रेडिटर्स को उससे एक्सेस पैसा कभी अगर हमें चेक से देना है तो बैंक अपने पास से वो पैसे दे देता है। तो जितना एक्सेस अमाउंट हो जाता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, यानी कि ओवर लिख दिया गया, यानी ज़्यादा विड्रॉ कर लिया गया। तो कस्टमर से जैसे ही कोई चेक आता है तो चेक से वो रिक्यूप्ड हो जाता है, यानी कि एडजस्ट हो जाता है। तो ये करंट लायबिलिटी ही माना जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद फिर यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की देखिए डिफिनेशन ये होती है कि पेबल एक्सपेंसेस, मतलब जो खर्चा 1 साल के अंदर हमें देना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना, एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए कि मेरा 2025 से 2026 का अकाउंट है, तो उस साल में कोई भी एम्प्लॉई है उसे 5,000 सैलरी देते हैं, तो 12 मंथ की सैलरी 60,000 होगा। लेकिन हमने उसको 11 मंथ की सैलरी दी हुई है तो 55,000 दी है, तो 1 मंथ की 5,000 सैलरी देना बाकी है, तो उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, यानी कि करंट लायबिलिटी में वो आता है, यानी देना बाकी है। ठीक है। एक एक्रूड इनकम के अपोजिट होता है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम का मतलब होता है रिसीव इन एडवांस, यानी कि जिस साल की जो इनकम है वो तो हमें रिसीव हो गई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर की इनकम भी हमें एडवांस रिसीव हो गई है। तो इसके दूसरे अगर वर्ड में कहें तो नॉट अर्न बट रिसीव, यानी हमने इस साल कोई इनकम अर्न नहीं की लेकिन रिसीव हो गई, तो उसको रिसीव इन एडवांस बोलेंगे। अगर 2025 से 2026 का अकाउंट है तो नेक्स्ट ईयर की कोई इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई है, तो वो अनएक्रूड इनकम कही जाती है। ठीक है,
तो वो पेबल होती है, यानी वापस करना एक तरीके से देखा जाता है, तो ये करेंट लायबिलिटी के कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब है कि 1 साल के अंदर जो हमने कहीं लोन लिया हुआ है उसका हमें पेमेंट करना होगा, ठीक है। देखिए, प्रोविज़न और आउटस्टैंडिंग का मतलब एक ही होता है, एक ही चीज़ होती है, प्रोवाइड करना, यानी प्रोविज़न। गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये भी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। एक होता है प्रपोज डिविडेंड, कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर होल्डर से शेयर्स लेती है, तो उसको एनुअल हमें डिविडेंड देना पड़ता है, तो वही प्रोवाइड किया जाता है, तो प्रोविज़न की सेकंड फॉर्म है प्रपोज डिविडेंड। तो मेरी ये करंट लायबिलिटी हुई और ये मेरी करंट एसेट्स हुई। अब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं कि कितना रिलेशन आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे एक बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक कंपनी है, एक ये फर्म है। अब फर्म का यहाँ पे ईयर है 2025 से 2026। मेरे पास जो कैश है, लिक्विड जो कैश है मेरे पास और बैंक है, इन दोनों का अमाउंट मिला के मेरे पास 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे कैश है। ये 1 लाख रुपीज़ कैश है और 1 साल के अंदर जो अमाउंट हमें पेबल होता है तो वो होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमें यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ की देनी है। अब फर्म वाले यहाँ पे परेशान है कि 5 लाख रुपीज़ 1 साल के बाद हमें देना है और मेरे पास 1 लाख की यहाँ पे सिर्फ कैश है। तो 1 लाख की लिक्विडिटी में सिर्फ ये नहीं मानी जाएगी, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि डीलिंग ऑफ बिज़नेस, यानी गुड्स से जो चीज़ें मेरी कन्वर्ट हुई हैं वो 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद में कुछ मंथ में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उनको भी लिक्विड कैश ही माना जाता है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री भी मेरी जो बची हुई है सेल हो जाएगी, डेटर्स से जो भी पैसा रिसीव होना है वो रिसीव हो जाएगा, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से भी विड्रॉ कर लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कैश के तौर पे माना जाता है, एक्रूड इनकम जो मिलना बाकी है वो भी मानी जाती है, शॉर्ट टर्म लोन एंड डिपॉजिट भी बिल्कुल यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की तरीके से हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी वो हैं जो 1 साल के अंदर या 1 साल के कुछ मंथ में कैश में कन्वर्ट होने वाली चीज़ें हैं, तो ये करेंट एसेट्स यानी कैश में ही मानी जाएंगी। तो कंपनी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कैश और बैंक के एक्सेप्ट अगर अलावा देखें तो इनसे हमको यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ और मिल जाएंगे, तो टोटल मेरी कैश यहाँ पे मानी जाएगी 8 लाख की। तो इसीलिए ये रेशियो देखा जाता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंट है, क्या मतलब फ़र्क है। जैसे मान लीजिए जब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो इन सब के ऐसे वर्ड लिखेंगे, फिर नीचे इन सब का अमाउंट लिखेंगे, जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाएंगे, लेकिन तो अभी तो इसका बेसिक बता रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये करंट रेशियो यहाँ पे करेंगे तो करंट एसेट जैसे मान लीजिए कि सबका टोटल किया, तो टोटल करने के बाद मान लीजिए सपोज़ करिए कि 8 लाख की मेरी करंट एसेट्स आई और करंट लायबिलिटी मेरी 4 लाख की है, 4 लाख की मेरी करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट्स का मतलब वो है कि 1 साल में कैश में इतना पैसा हमें मिलेगा और करंट लायबिलिटी हमारी वो है कि 1 साल में इतना पैसा देना है। तो 4 लाख 1 ज़ा 4 लाख 2 ज़ा, यानी मेरी कंडीशन ऐसी है कि करंट लायबिलिटी को हम डबल टाइम पैसा दे सकते हैं। एक्चुअल में देना नहीं है डबल टाइम, सिर्फ आपस में एक रिलेशन देखा जा रहा है। तो ये है रेशियो निकालने का रीज़न। तो इसी को एक आइडियल रेशियो बोलेंगे। अगर 2 आ रहा है या 2 से ऊपर आ रहा है तो मेरा रेशियो बहुत अच्छा है, यानी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी करंट लायबिलिटी है तो मेरी पोजीशन ऐसी है कि उसको हम डबल टाइम पैसे दे सकते हैं, ये कंडीशन है, लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो करंट एसेट्स का हमारा करंट जो है रेशियो हमारा ये हो गया। अब आपको यहाँ पे बताने वाले हैं इसका दूसरा टॉपिक, यानी कि लिक्विड रेशियो। देखिए, लिक्विडिटी से ही लिक्विड रेशियो यहाँ पे बना है। इसमें और ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं तो जो करंट एसेट्स से भी जल्दी कैश में कन्वर्ट होती हैं। तो करंट एसेट्स की जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको एक्सेप्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है, तो मेरी वो लिक्विड एसेट्स में बदल जाती हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट है लिक्विड रेशियो। इसमें ऊपर लिखा जाएगा लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी सेम वही रहेगी जो आपने इससे पहले निकाली। ये लिखेंगे करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटी वही रहेगी तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिक्विड एसेट्स हमारी निकाली कैसे जाती है,
करेंट एसेट्स अगर आपने निकाली है तो उसमें अगर आपने इन्वेंट्री प्लस करी है और प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस किए हैं तो वो हटा दीजिए, तो मेरी लिक्विड एसेट्स ही बन जाएगी। अगर आपने करेंट एसेट्स नहीं निकाली है, लिक्विड एसेट्स निकालना है, तो करेंट एसेट्स की जितनी चीज़ें भी मैंने बताई उसमें से आप 2 चीज़ें हटा दीजिएगा, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक इन्वेंट्री, तो मेरा लिक्विड एसेट्स ही होगा वो। तो देखिए लिक्विड एसेट्स कैसे निकाला जाएगा। लिक्विड एसेट्स, अगर करेंट एसेट्स पहले आप निकाल चुके हैं तो इन दोनों चीज़ों में ये 2 चीज़ें हटा दीजिए, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा इन्वेंट्री। ये 2 चीज़ें इसमें हटा दीजिए तो मेरा लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। और करेंट लायबिलिटी मेरी वही सेम है, ठीक है, यानी करेंट एसेट्स में माइनस कर दीजिए। अब देखिए लिक्विड रेशो जो है, तो लिक्विड रेशो को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लिक्विड रेशो, इसका एक और नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो, और एक और नाम होता है क्विक रेशो। इसमें जो आपने यहाँ पे लिक्विड एसेट्स लिखी है इसके भी 2 नाम होते हैं, एक लिक्विड एसेट्स कहते हैं इसको, या क्विक एसेट्स बोलते हैं। चलिए ये इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पार्ट 1 था। पार्ट 2 चैप्टर में मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि इसमें अगर वर्किंग कैपिटल यूज़ होती है तो वर्किंग कैपिटल के साथ फिर कैसे निकाला जाता है, हमारा यही दोनों रेशो कैसे निकाले जाते हैं। आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।